यस। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आज इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखते हैं। यस, तो फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों बेसिकली क्या होते हैं? जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, आयनिक के अंदर ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली बच्चों क्या है, कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, जो बेटा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous एंड molten state, molten state with the help of ions या थ्रू आयंस। ठीक है, उन सबको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर? ऑल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगर उन कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग अगर उनको एक्वस और मोल्टन फेज में अगर डिफाइन करते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इस टाइप के सब्सटेंस को बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट नहीं, ठीक है, सॉलिड नहीं बोलना अपन को, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? जिसमें आपका एसिड हो सकते हैं, जिसमें बच्चों बेस हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, है ना। अब वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है ना, किस टाइप का एसिड है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग, दूसरा आपका वीक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इनके लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज टर्म यूज करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो जो आपके एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, चाहे बच्चों बेस आपके स्ट्रॉन्ग हो चाहे आपका वीक बेस हो, है ना। सॉल्ट्स की बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट हो, बेसिक सॉल्ट हो, न्यूट्रल सॉल्ट हो, किसी भी टाइप के आपके यहाँ पे जो भी टाइप के एसिड्स बेस और सॉल्ट्स होंगे तो उसमें बचा एक कॉमन चीज प्रेजेंट हो गई, आयंस। ठीक है, वो आपका कैटायन होगा। ठीक है, और बेटा यहाँ से वो एनाइंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कैटाइंस और एनाइंस आपके चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, चार्ज कैरियर्स आपके कैटाइंस और एनाइंस होंगे, जिसकी वजह से जो करंट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेटा क्या करेगी? फ्लो करेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या है? आपके एक्वस सॉल्यूशंस या फिर मोल्टन स्टेट में पाए जाने वाले जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्लियर? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो, बिकॉज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक पॉइंट यही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसमें आपके दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट बेटा आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड आपका आता है, ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और सेकेंड आपका आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने डिसोसिएशन के लिए डिफाइन होते हैं। देखो, डिसोसिएशन अलग टर्म है, ठीक है, आयोनाइजेशन अलग टर्म है, ये सब आपके डिकम्पोजिशन इज आल्सो डिफरेंट टर्म। ठीक है, ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करूंगा मैं। पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो बेटा हम इनकी अगर डिसोसिएशन की बात करें तो ये बात ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। मतलब ये पूरी तरीके से आयोनाइजेबल कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। कंप्लीट का मतलब होता है 100%। ठीक है, जहां पे इनकी अल्फा की वैल्यू होती है बच्चों 1। अगर अल्फा परसेंटेज की बात करें तो वो होगी 100%। ठीक है, तो ये कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं? तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है,
और जितने भी बेटा आपके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है, वो सारे के सारे अगर एक्वस और मोल्टन फेज में प्रेजेंट होंगे तो उनका जो आयोनाइजेशन होगा वो बच्चों पूरी तरीके से 100% होगा, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेबल होते हैं वो, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है। सेकंड हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, इनिशियली तो बच्चों क्या होगा, इनिशियली तो वो फटाफट से डिसोशिएट होते हैं, लेकिन जैसे आपका धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो उनका डिसोसिएशन जो टर्म है वो आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके होते हैं इनकम्प्लीट आयोनाइजेबल, ठीक है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। तो इनका जो आयोनाइजेशन होगा वो आपका इनकम्प्लीट होगा। इसको ज्यादा बेटर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताऊंगा, अभी जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जिस केस में इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, या जो अल्फा परसेंटेज है वो आपका लेस देन 100% होगा, ठीक है। पूरी तरीके से आयोनाइजेशन नहीं होगा, कहीं 5% होगा, कहीं 10% होगा, कहीं आपका 20% होगा, कहीं 30% होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल बच्चों इसमें आते हैं बीक एसिड, ठीक है, बीक बेस और आपकी बीक सॉल्ट। तो जनरली मैं इन्हीं कैटेगरी से इनको डिफाइन कर सकता हूँ, समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे बोलूँ HCl, तो ऑब्वियसली बेटा बात है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। मैं अगर सिंपल सा बोलूँ एसिटिक एसिड CH3COOH, तो आप बिल्कुल बोलोगे। इस तरह आपका बीक एसिड है तो बीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सॉल्ट लाइक NaCl, तो बोलोगे सर ये आपका क्या है, NaOH और HCl से बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो आपके इस कैटेगरी में चला जाएगा स्ट्रॉन्ग के अंदर। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ बेटा जैसे जैसे अगर सिंपल से मैंने बोला अमोनियम एसिटेट CH3COONH4, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे NH4OH जो बेस है वो भी वीक होता है, और एसिटेट वाला पार्ट है वो एसिटिक एसिड से आया होगा वो भी वीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के टर्म को डिफाइन करें। यहाँ तक क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स के। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर की अगर बेसिक बात करते हैं तो बेटा आपको पता है नाम से ही कंडक्टर कुछ कंडक्टिविटी शो करते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसको लेके हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, इजिली अलाउ करेंगे। अलाउ क्यों करेंगे, रीजन बहुत क्लियर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम इन जो कंडक्टर्स की एक बात मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहीं पे मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका बेटा फ्लो हो रहा है, इजिली फ्लो हो रहा है, उसको पास करा रहे हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मोल्टन और एक्वस वाले फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए, उसके दो पार्ट हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। इस एग्जांपल्स मैंने दिए। अब आते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर बच्चों बेसिकली क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे जो भी सब्सटेंस जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं इजिली, उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। इसमें दो केस हैं कंडक्टर, एक तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दूसरी फ्री आयंस की वजह से होती है। अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो इसका मतलब बेटा वो कैसा कंडक्टर है आपका, है मेटेलिक कंडक्टर। कैसा है, मेटेलिक कंडक्टर होगा, ठीक है। बिकॉज जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिकॉज मेटल्स बच्चों कैसे होते हैं आपको अच्छे से पता है, ये इजिली आयोनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। जैसे ए है, इजिली प्लस पर में कन्वर्ट होगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे सिनेरियो दिखाऊं इसके बारे में, मेटल्स के बारे में, कि इसके एटम्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हैं सपोज, ठीक है, ओवरलैप तो करते ही नहीं है मेटल्स में, ठीक है। ये आपके सपोज आयरन या किसी कोबाल्ट वगैरह के एटम्स, तो ये बेटा आराम से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज कर दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, ये सारे के सारे एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। और रिलीज करने के बाद बच्चों क्या हुआ कि ये जो आपके एटम थे वो आयोनाइज होकर कैटन कैटाइन की फेज में चले गए, जिसको हम लोग कर्नेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज आपकी बचती है कैटाइन,
तो कर्नल्स जो है बेटा, वैसे यहाँ पे आप लगा सकते हो हाई वोल्टेज से, आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा सकते हो, ठीक है। सपोज आपके पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, बीच में मेटल मैंने रख दिया है, ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिलीज होंगे आराम से, आयोनाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो किधर मूव करेंगे, ऑब्वियसली बेटा आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो आपके मेटल है, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, आराम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जैसे घरों के अंदर जो वायर लगे होते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के, तो उनके पास बच्चों करंट, उनसे करंट फ्लो क्यों होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से करंट वहां पे इजिली फ्लो होता है। समझ में आ गया पहला केस कंडक्टर का? कोई कंफ्यूजन? डिफरेंस में बताऊंगा थोड़ी देर में। अब बात करते हैं बच्चों फ्री आयंस। अगर मान कर चलो बच्चों फ्री आयंस प्रेजेंट हैं, तो फ्री आयंस की वजह से हमारा जो कंडक्टिविटी नेचर है वो किस तरीके से हो सकता है, तो देखते हैं ध्यान से। फ्री आयंस की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो इसका मतलब बेटा वो आपके इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, जहां मैंने बच्चों बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट आपके वो कंपाउंड्स हैं जो अपने एक्वस या फिर मोल्टन फेज, ठीक है, इन दोनों फेज में से अगर ये इस फेज में प्रेजेंट होगा, जैसे मैं सिंपल से बोलूं कि बेटा हमारे पास प्रेजेंट है सॉलिड NaCl, तो क्या यहाँ से करंट और इलेक्ट्रिसिटी आपकी मूव होगी, फ्लो करेगी? तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज इट इज सॉलिड। अगर ये सॉलिड है तो इसके पास कोई भी कैटाइन नहीं होगा, कोई भी एनाइन नहीं होगा। यहाँ पे कैटाइन एनाइंस का मतलब एक्वस फेज के साथ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। Na+ और आपका यहाँ पे Cl- एक्वस, तभी यहाँ पे आपका जो करंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसका मूवमेंट होगा। तो सॉलिड के साथ तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर बच्चों एक्वस फेज में है या मोल्टन फेज में है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। चार्ज कैरियर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो जो कंडक्टर्स आपके होते हैं सॉलिड वाले, उनके पास तो चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके पास बच्चों क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो करती है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? सब कुछ क्लियर? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन डिफरेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस की बच्चों बात करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर, इधर लिखा मैंने इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस बेसिकली है क्या, उस डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको हम करंट से बात कर लेते हैं। तो करंट बच्चों जब फ्लो होगा मेटेलिक कंडक्टर से, तो क्यों होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके फ्लो की वजह से यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों फ्लो करेगी इन मेटेलिक कंडक्टर। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ करंट बच्चों फ्लो करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस की वजह से यहाँ पे आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर। अब बात करते हैं अपन सेकेंड डिफरेंस की तरफ। सेकेंड डिफरेंस, तो अगर बच्चों बात करते हैं कि आपके घरों के अंदर जो बार वायर लगा हुआ है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, है ना, कॉपर का और एल्यूमिनियम का, जब आपका यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी बच्चों फ्लो करती है, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस होती है क्या? आपने देखा कभी कि आफ्टर 10 ईयर्स बाद जो वायर का जो लेंथ था, जो ब्रीथ था, जो सरफेस एरिया था वायर का, है ना, वो आपका छोटा हो गया, या फिर उसका डिके हो गया, उसका लॉस हो गया है? ऐसा कहीं आपने देखा कभी? नहीं ना। वो तो हजारों सालों तक यही चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स है इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है, तो मतलब नो केमिकल रिएक्शन या बच्चों डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट, बाय पासिंग करंट। करंट के पास होने के साथ साथ इसमें आपके मेटल कंडक्टर्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक, समझ में आ गया? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी कंडक्टर्स हैं उसमें तो भाई साहब केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होगी तभी आपको कैटाइंस एनाइंस मिलेंगे, और डिकम्पोजिशन बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इस केस में केमिकल डिकम्पोजिशन पूरी तरीके से होगा। किसका होगा? जो भी आपकी सब्सटेंस होंगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओगे
तो बेटा यहाँ पे जो होगी, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस है वो आपकी फीजिबल होगी और आपका जो केमिकल डिकम्पोजिशन है वो टेक प्लेस होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? वेरी इजी। चलो इसके बाद बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है बेटा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है वो क्यों होता है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, क्यों होगा? ड्यू टू कोलिजन्स। और किस किस के बीच में कोलिजन्स होगा? बताओ भाई, आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, ड्यू टू कोलिजन्स विद विद कैटायन, विद कैटायन या कैटाइन, कैटाइन से बेटर बट आपका रहेगा यहाँ पे कैटाइन ना बोल के आप इनको कर्नेल बोलो। कर्नेल इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, आपने कर्नेल बोलो। कर्नेल आपके यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होती है उनको हम कर्नेल बोलते हैं। जब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, आपको पता है कि मेटालिक कंडक्टर्स हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज कर देना। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज करेंगे, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे मान कर चलो कि ये आपका आयरन का रॉड है जिसमें इस तरीके से आपके एटम प्रेजेंट, इधर मैंने हाई वोल्टेज पोटेंशियल डेवलप कर दिया इस तरीके से, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ से आपका जो मेटल आपको दिख रहा है, ये आयरन के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज करेंगे। भैया एटम रिलीज कर दिया बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। आउटर इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद बच्चों सीन क्या होगा? ये किधर मूव करेंगे? नेगेटिवली चार्ज हो बसली बच्चों पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर से इधर चलना शुरू करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करेंगे? ये अपना जो पॉजिटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ध्यान दो, जो भी एटम्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल चुके हैं, उन्हीं को बोलते हैं कर्नेल। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे ही, लेकिन अपना जो पॉजिटिव चार्ज वाला सीन है, जो पॉजिटिव चार्ज कर्नेल है, उनसे भी टकराते हुए आगे चलेंगे। तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन कि रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट हुआ है? बताओ बेटा, हाउ इट इज क्लियर? सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर क्या होगा? वहां भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन एक यहाँ पे ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, बट रेजिस्टेंस क्रिएट किससे होता है? ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि वहां रेजिस्टेंस क्रिएट हो? जैसे एक्वस इनिशियल वगैरह है, ये तो सब आपके आयरन है, जैसे कॉपर है, ऐसे एल्यूमिनियम है, उनकी कहानी थी जो मैंने आपको नीचे डिस्कस करी है इसके अंदर। लेकिन जो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा एक्वस इनिशियल प्रेजेंट, या फिर आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, कुछ इस तरीके से आपके कंपाउंड्स हैं, तो उनके साथ रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है? कोई बताएगा मुझे? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, रेजिस्टेंस डेवलप जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन किस किस के बीच में आपको पता है? एक तो सॉल्वेंट होगा, ऊपर से सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट कौन होगा? पानी होगा, है ना? पानी समझ में आता है? पानी बच्चों विस्कस फोर्स के लिए बहुत पॉपुलर है, अभी बताऊंगा थ्योरी उसके बारे में। तो बच्चों यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की वजह से आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब ये इंटरेक्शन किस किस टाइप का होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक बीकर है जिसमें आपका सॉलिड इनिशियल है, वो आपका सॉल्यूट है, ऊपर से डाला बच्चों पानी, आपका सॉल्वेंट था। तो जब आपका यहाँ रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो कुछ इंटरेक्शन के बेस पे होगा। रुकावट, बेसिकली इज अ रुकावट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, यस, मतलब चलने फिरने में रुकावट होना। ठीक है, फ्रीडम छीन लेना। तो बेटर देखो यहाँ पे क्या होगा? पहले इंटरेक्शन होगा आपका सॉल्यूट के साथ सॉल्यूट इंटरेक्शन, एक ही इंटरेक्शन होगा। सेकेंड इंटरेक्शन की बात करें तो सॉल्यूट के साथ आपका सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा। बात पूरी समझ में आनी चाहिए। थर्ड बच्चों बात करते हैं तो आपकी सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो बेसिकली तीन टाइप के इंटरेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एक्वस इनिशियल, तो एक्वस इनिशियल का मतलब बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे वाटर के साथ वाटर का इंटरेक्शन होगा। अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे कैसे रुकावट डेवलप होगी। ठीक है, ऊपर बच्चों क्या है कि सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्यूट, जैसे बच्चों बीकर में क्या होगा? Na+ होगा, Cl- बन चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, Na+ बन चुका है और Cl- बन चुका है। आउट इज क्लियर? तो क्या होगा भाई साहब? एनिशियल तो एक थोड़ी नहीं होगा, बहुत सारे एनिशियल होंगे। तो Na+ की फेज में होंगे, Cl- होगा, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं बच्चों अपने जो कैटायनिक स्पीसीज, जो एनायनिक स्पीसीज हैं, उनसे ही टकरा के आगे चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज बहुत सारे कैटाइंस हैं, बहुत सारे एनाइंस हैं।
तो जब उनसे ही टकराएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये टकराना बहुत कम होता है, बहुत लेस अमाउंट में होता है, लेकिन होता जरूर है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये इस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि उनका जो स्पीड है, उनकी जो वेलोसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं स्टॉप होगी, वो कहीं ना कहीं आपकी हिंडर्ड होगी, वो कहीं ना कहीं आपकी स्लो होगी। लेकिन बच्चों सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि भाई साहब Na+ बन चुका है, तो Na+ जो होगा उसके आसपास क्या चिपक जाएगा बच्चों, पानी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को पता है बच्चों, इसको होता है हाइड्रोलिसिस, बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, सोडियम+ बीच में आएगा, चारों तरफ पानी डायपोल के फेज में चिपका होगा, तो बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने होंगे, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो उसे टकराएगा। बताओ मुझे, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं हिंडर्ड हुई है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्लो हुई है। मेरी बात समझ में, मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तीसरा बच्चों, सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट के साथ पानी को समझने के लिए बच्चों विस्कस फोर्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विस्कस फोर्स, तो इनका जो विस्कस नहीं, इसको ऐसे समझो आप ध्यान से, ऐसे मान कर चलो बच्चों, एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो या NaCl सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हो, तो एक बीकर में आपने क्या किया कि ज्यादा सॉल्यूट डाला, भाई गाढ़ा हो गया, गाढ़ा समझ में आता है, ठीक, थोड़ा गाढ़ा आपका सॉल्यूशन बन गया NaCl का। दूसरे वाले में क्या हुआ भाई, वहां पे वो गाढ़ा नहीं, मतलब वो डाइल्यूट फेज में है, ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, थिन है मतलब वो, ठीक है। अब मैं चलने फिरने की बात करूं तो दोनों में से आराम से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चल पाएगा, जल्दी से बताओ मुझे। जहां पे आपका थिन, जो आपका सॉल्यूशन को जो नेचर होगा वो थिन होगा, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या है, वो आपका काफी गाढ़ा है, तो वहां पे जो थिक वाला नेचर होगा वहां पे चलना फिरना काफी डिफिकल्ट होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर आपका सॉल्वेंट गाढ़ा नेचर का होगा, थोड़ा डेंस होगा, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन का चलना फिरना काफी डिफिकल्ट होगा, काफी प्रॉब्लम में आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वहां पे। तो ये सॉल्वेंट का नेचर समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विस्कस फोर्स। विस्कस समझ में आता है, घनापन, डेंसिटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं, उसको विस्कस फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है, नाउ इट इज क्लियर, पूरा समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। वट एवर, इंग्लिश हिंदी उर्दू कुछ भी बोल सकते हो, थिकनेस मैंने हिंदी में बोला, गाढ़ा, बड़ा समझ में आता है, बस उसी को समझ लो, शुद्ध भाषा में समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, हम अंग्रेज नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत बार अंग्रेजी बोलने से कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों के, बच्चों क्या, सबके होता है, इसलिए अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी है, अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी पे ही डिपेंड हो जाएं, ये गलत चीज हो जाए, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू बच्चों इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। ध्यान दो, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। अगर बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के साथ, तो वहां पे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू घट क्यों रही टेम्परेचर बढ़ाने पे, कोई बताएगा मुझे। देखो, मैं सिंपल सा पॉइंट आपको समझ देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर, आप क्या देखते हो, एक छोटी सी यहाँ पे कैंडल लगी हुई है और वो आपकी यहाँ पे जल रही है, इसके सामने एक मेटल लेके आया मैं, उसके पास एटम प्रेजेंट है, तो बेटा एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपका जब जो जो आई है यहाँ पे क्या है, तो बच्चों हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी धीरे धीरे सप्लाई होगी इस एटम के पास, इस एटम के पास, इस एटम के पास, और ऐसे आपका लगातार एटम को एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो भाई साहब आप मुझे ये बताओ कि भाई वाइब्रेशन की जो बात करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी की जो बात करते हैं, लिसन केयरफुली, कि एटम के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस के जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, वो तेजी से इंक्रीज करेंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर यहाँ तक। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही निरान, यस, मैं तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, वाइब्रेशन जो होंगे बच्चों काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वाइब्रेशन किसने बढ़ेंगे बच्चों, एटम्स के साथ बढ़ेंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो एटम्स है, मतलब पूरा का पूरा एटम बच्चों, उसमें जो वाइब्रेशन है वो आपका इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट विल इंक्रीज,
इलेक्ट्रॉन का भी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, जिसको अपन थर्मल वेलोसिटी के नाम से कॉल करते हैं। ड्रिफ्ट को मत जोड़ो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो बच्चों क्या होगी, पहले बेसिक टर्म समझ लो यहाँ पे। तो थर्मल जो वेलोसिटी होगी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स की बोथ विल इंक्रीज। जब इंक्रीज होगी तो इनके टकराने की जो गति होगी, टकराने की जो स्पीड होगी वो भी तो बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब बताओ क्या सभी को समझ में आया, यहाँ तक क्लियर? इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, करेक्ट भाई। जल्दी 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 टकराएगा तो आराम थोड़ी ना बैठेगा, वो तो भागेगा ना। तो रिलैक्सेशन टाइम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। चलो बहुत सही, गुड जॉब। तो यहाँ से सभी को समझ में आया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की, वो दोनों की दोनों आपकी इंक्रीज करेगी, जिसमें रिलैक्सेशन टाइम अभी एक संदेश ने आंसर किया, बहुत सही किया है, उसकी वैल्यू कहीं की तो डिक्रीज ही होगी। रिलैक्सेशन का मतलब है रुकना है, रुका बट धीरे धीरे नहीं, यूं टकराएगा फटाफट, समझ में आया? जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बस ये समझ लो, कनेक्टिविटी बच्चों क्या होगी, कनेक्टिविटी विल डिक्रीज। समझ में आ गया? कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी मतलब जो कंडक्टेंस नेचर होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, बिल्कुल सही। अब देखो, अब बच्चों अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, कोई बताएगा मुझे? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसमें बेटा डिग्री ऑफ, दोनों का आंसर अलग अलग है, ठीक है। वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बेस पे। सभी को बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, जब अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद उनका जो डिसोसिएशन है, मेरी बात समझना, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से घर में क्या करते हैं, पानी का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो हीट मत दो, वो तो हो जाएगा डिसोसिएट। भाई धीरे 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 डिसोसिएट होगा 10 दिन के अंदर, अब तब तक वो खराब भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स है, वो बेटा कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से अटैच है, केमिकल बॉन्डिंग आयोनिक जिसके थ्रू भी है, वो आपके ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डीओडी की वैल्यू है, भाई डीओडी जो होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट विल इंक्रीज। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज करेगा तो मुझे बताओ क्या सीन हो। डीओडी बढ़ चुका है तो डीओडी के बढ़ने से उनका जो कंडक्टेंस नेचर है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज। अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है सभी को? अरे बताओ भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ने से जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा मतलब आयंस उतने तेजी से इंक्रीज करेंगे। मैं ये बात समझ में आ रही है? भाई पूरे सॉल्यूशन, पूरे सॉल्वेंट में आयंस का नंबर तो बढ़ेगा ना, बात समझ में आ रही है? तो जिसकी वजह से कंडक्टेंस नेचर होगा वो इंक्रीज करता है, और कंडक्टेंस नेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज, बिकॉज कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो दोनों के रीजन इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक कंडक्टर में क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इस, हाँ रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बढ़ने से आपका कंडक्टेंस बढ़ता है, अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? चलो बहुत सही, गुड जॉब। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो आएंगे बेटा यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसको हमें पढ़ना है। अब बोलोगे सर मेटलिक कनेक्टर क्यों नहीं पढ़ना? भाई मेटलिक तो पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, मैं फिजिक्स तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, तो मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेटा आप मेटलिक कंडक्टर पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले, एक बात और सुन लो, हम लोग यहाँ पे बेटा डीसी और एसी के बारे में नहीं पढ़ने वाले ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हमारे हैं, कंडक्टेंस हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे डिफाइन की जाती है। तो बच्चों हम लोग फोकस करते हैं जनरल टर्म के ऊपर। तो पहले ही मैंने हिंट कर दिया है कि बाद में किसी बच्चे के दिमाग में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर उधर तो बताया गया था फिजिक्स में लोहे का, स्टील का, उनके साथ तो सर कुछ ऐसा बिहेवियर आता है, आप बता रहे हो कुछ ऐसा आता है। मेरा भाई इलेक्ट्रोलाइटिक है इसलिए पहले बोल दिया, मेटालिक नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर कर ले। तो बेटा पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस बेटा
रेजिस्टेंस व्हाट इज द यूनिट, यूनिट बताओ जल्दी से, पता होगा ओम। भाई हमारे साथ एक ओम जुड़े हुए हैं, वो ओ एम है, ये आपके ओ एच एम है, ठीक है। बाकी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लो, ऐसा गोला होता है आधा, ठीक है, ऐसे बना लो। समझ में आया सभी को, क्लियर? ओके, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट किस पे डिफाइन करते हैं, वैसे पढ़ा हो ना फिजिक्स में, ऐसे कि एक ये वायर है, उसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है, और उसका एल लेंथ है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव करेगा, और डिपेंडेंसी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, यूनिट के साथ यूनिट पढ़ा होगा, चलो रहने दो। तो हम सिंपल बात करें रेजिस्टेंस, आपने बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी इक्वल टू क्या, आई इंटू आर, ये कितने लोगों ने पढ़ा, आर इक्वल टू बी डिवाइड बाई आई, ठीक है। आप लोगों ने अगर इसके एक्सपेरिमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर लेना, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं। चलो, इसके बाद बेटा रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड बात करते हैं। सेकंड बेटा आता है कंडक्टेंस, सेकंड इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का बेटा मतलब है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब 1/r हो जाएगा, और 1/r का मतलब r अगर नीचे पहुंच गया तो व्हाट इज द यूनिट फॉर द कंडक्टेंस, तो व्हाट इज द यूनिट बेटा जल्दी बताओ, यूनिट ओम इनवर्स, ओम नीचे पहुंच गया ना, या फिर एमएचओ, इसको महो बोलते हैं, या फिर नेक्स्ट बताओ बेटा जल्दी से, यही होगा सीमेन, यस बिल्कुल सही है, सीमेन भी होता है, ठीक है, ये सभी को समझ में, सीमेन डिपेंड एस एस होता है, SIEMENS, जिसको हम ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, सीमेन। ये कुछ कॉमन यूनिट है, यूनिट को बेटा प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं वो पहले लिख दिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, थर्ड, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बेटा बोलते हैं, अगर ये स्पेसिफिक है तो इसका मतलब वो रेजिस्टिविटी है। भाई मैं पढ़ता हूँ रेजिस्टेंस डिपेंड बाई आर, ठीक है, स्पेसिफिक जैसे बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस के सामने तो बेटा इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे, रेजिस्ट, रेजिस्ट करना, ठीक है, रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाई, तो कुछ यूनिट होता है, इस तरीके से कुछ सिंबल होता है, सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। क्या बेटा इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर इज इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, प्रपोर्शन साइन निकालो तो रो लेके आते हैं, तो हो गया ना, पढ़ा होगा ना सभी ने, ठीक है। तो दिस रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से कॉल कर सकते हैं। जहां पे हम लोग बात करते हैं एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर, जो भी कंडक्टर है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का एरिया और लेंथ अगर दे रखा है, हो सकता है सेम एरिया दे रखा हो, डिफरेंट एरिया दे रखे हो आपके वहाँ पे, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, ठीक है, तो इसमें ए और एल के बीच पे हम लोग सेल कांस्टेंट भी निकालते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ किसकी, लेंथ किसकी बच्चों, बताओ, लेंथ किसकी, दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन, जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन भर दिया मैंने, ध्यान दे लो, ये एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ सॉल्यूशन मैंने फिल कर दिया, ऊपर से बच्चों लगा लिए मैंने दो, इस तरीके से एक, इस तरीके से मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, बात समझो बच्चों ध्यान से, नीचे सॉल्यूशन भरा है। अब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज कॉल्ड एल, सेपरेशन डिस्टेंस इज कॉल्ड एल, समझ में आया, जो एल लिखा मैंने, एल क्या है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है, ये बच्चों क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स है उनके सरफेस एरिया, वो क्वेश्चन में दिया जाता है, तो ए नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है, समझ में आया। बहुत बार क्या होता है सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग दे रखा हो, भाई पहले वाले का सरफेस एरिया 20 है यूनिट, सेकंड वाले का 40 यूनिट, तो कॉमन क्या है, कॉमन तो 20 होगा, तो 20 आपको यूज करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके इफ एनी केस क्वेश्चन में डिफरेंट सरफेस एरिया दिए जाएं, जैसे A1 A2, तो उस केस में जो कॉमन सरफेस एरिया है, कॉमन सरफेस एरिया, उसको आपको यूज करना होगा। ये बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर, दिस इज बेसिकली कनेक्टिविटी सेल, दिस इज बेसिकली कनेक्टिविटी सेल, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। बेटा रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दो जरा सा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रो को बाहर निकाल दो, इधर रो को इधर बाहर निकाल दो, तो आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, बस वही है, कैंची चला दो, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, ठीक है, ओम सेंट भाई
सरफेस एरिया, एरिया स्क्वायर में होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर ही बचेगा। एरिया मीटर में तो मीटर स्क्वायर होगा, नीचे आपका मीटर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका रेजिस्टेंस आर, उसका तो ओम होगा। तो इसका सही यूनिट आपका बिल्कुल बताया बच्चों आप लोगों ने, ओम सेंटीमीटर या फिर आपका ओम मीटर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी स्पेलिंग बेटा थोड़ा बहुत देख लेना। कंडक्टिविटी जब बोलेंगे तो इसके सामने आए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेटा हमने पढ़ा था पहले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे जोड़ेगा स्पेसिफिक वर्ड तो बच्चों ये क्या इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी पढ़ा था ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक वर्ड जुड़ते ही बेटा ये कनेक्टिविटी बोला जाए। ठीक है, कंडक्टेंस की जगह। ये पूरी बात समझ में आ रही है? जिसको बच्चों हम करते हैं रिप्रेजेंट कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा। ठीक है, KAPPA। ठीक है, दिस इज कप्पा, कैपिटल के। कप्पा इज प्रोपोर्शनल टू रो। भाई रो, जो रो हम लोगों ने पढ़ा था, रो क्या था, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, देखो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो बेटा अब रो नीचे आ गया तो 1 डिवाइड बाई क्या होगा, R इंटू ए डिवाइड बाई एल। बेसिक सा फॉर्मूला। इसको ऊपर उठा के ले जाओ तो हो जाएगा 1 बाई R इंटू एल बाई ए। क्या सभी को बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? नाउ इट इज क्लियर, बताइए सभी लोग। यस। अब यहाँ से जो एल बाई ए दिख रहा है, हम लोगों ने एल बाई ए थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद करो। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अंदर एल बाई हमने पढ़ा, मतलब था बेटा सेल कांस्टेंट। अरे था कि नहीं था? दिस इज सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि 1 बाई आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बाई आर इज एक्चुअली कंडक्टेंस, इज ए कंडक्टेंस। तो रिजल्टेंट जो फॉर्मूला कप्पा का बन गया वो क्या हो गया, कप्पा इक्वल टू हो गया आपका कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज कॉल्ड कप्पा, एंड कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर? के का मतलब है बेटा आपका स्पेसिफिक, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल सा कंडक्टिविटी। नाउ कम्स के को हम डिफाइन कैसे करें, कोई बताएगा मुझे के को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? के को डिफाइन बेटा कैसे भी नहीं करना, मैं सिंपल सा टर्म बता रहा हूं आपको, याद है के इज इक्वल टू, मैं सिंपल बोलूं कि कंडक्टेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम। आप इसको ऐसे याद रखो, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम। आप इसको इस तरीके से याद रखो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वॉल्यूम बेटा जब लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, एरिया जो होगा इनटू लेंथ, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, ठीक है, इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं कि मैं इसको इस टर्म से रिलेट कैसे करता हूँ, थोड़ा समझने के लिए। होता क्या है कि जो कप्पा है उसका बेसिक टर्म क्या है, बेसिक टर्म होता है कंडक्टेंस ड्यू टू आयन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के नेचर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो 1 ml हो सकता है, 1 ml का 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, कप्पा का मतलब ये है कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल दी आयंस प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर यूनिट वॉल्यूम जिसका मतलब 1 ml होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। मैं फिर से रिपीट करूं, कप्पा का बेसिक मतलब क्या है, कंडक्टेंस का बेसिक मतलब क्या है, कि जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे आयंस की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब, बच्चों में बोलूं 1 ml, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट वॉल्यूम है, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, उन नंबर ऑफ आयंस की वजह से, जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब बताओ क्या बात समझ में आई पूरी? बात करते हैं तो कंडक्टिविटी बच्चों पूरी तरीके से क्या करता है, डिपेंड करता है, परफेक्ट आंसर, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। बिल्कुल सही है, डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का बच्चों बेसिक मतलब है लेफ्टिनेंट बाई लैम्डा एम। ऐसे भी करते हैं, एक बी बना के एम करते हैं, बहुत जगह ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। बड़ा कंफ्यूज मत हो, है ना, दोनों सिंपल मैंने बना दिया, आप किसी भी तरीके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर? हाँ बच्चों, मोलर वर्ड आता है ना, तो मोलर का मतलब मोल्स,
तो मोल कॉन्सेप्ट के सारी फॉर्मूले यहाँ पे आपके बिल्कुल आ जाएंगे। शंकर भगवान ऊपर से प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों मोल्स के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आने वाले, समझ में आ गया। तो हम कैसे डिफाइन करें, देखो बच्चों, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल दी क्या भाई साहब, कंडक्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, तो आयंस ही तो होंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होंगे। आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट which contains कितना, मोलर का मतलब मोल, कितना मोल, 1 मोल या यूनिट बोल लो, which contains 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक्वस इनिशियल व्हाटएवर जो भी आपको लेना है ले लो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप ले लो, है ना। देखो बेटा, तो मोलर कंडक्टेंस का बेसिक मतलब क्या है, कंडक्टेंस तो सर होना चाहिए, लेकिन किसकी वजह से होना चाहिए ये भी तो मजेदार केस है। किसकी वजह से होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होना चाहिए सर। अब इलेक्ट्रोलाइट कितना अमाउंट होना चाहिए सर, यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस वो होगा, अब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बच्चों एक्वस नेचर का होगा, तो आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। बस कीप इन माइंड यहाँ पे अमाउंट फिक्स है, दैट इज 1 मोल। 1 मोल आयंस की वजह से, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, भाई मैं बोलूं कि 1 मोल NaCl प्रेजेंट है, तो बोलोगे सर 1 मोल Na प्लस प्रेजेंट है, 1 मोल Cl माइनस प्रेजेंट है। हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे मोल कॉन्सेप्ट के रूल्स, अरे पढ़े पढ़े। मैंने बोला 1 मोल NaCl है पानी के अंदर, तो मतलब 1 मोल Na प्लस है, 1 मोल Cl माइनस है। मोल कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कि 1 मोल की वजह से, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, 1 मोल आयंस की वजह से जो भी आप यहाँ पे कंडक्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस। क्या सभी को बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को, सिंपल सा है। अब देखो बेटा, इसको हम फॉर्मूले लेके आते तो इज इक्वल टू के इंटू वी, ये इसका बेसिक होता है। डेरिवेशन पे नहीं जाना, ठीक है, डेरिवेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा इसको याद रखो, सीधे फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा एम क्या है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, एमसी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बी बच्चों यहाँ पे क्या है, बी इज एक्चुअली वॉल्यूम, वॉल्यूम है जिसके पास प्रेजेंट है 1 मोल। ऐसा नहीं कि कोई सा वॉल्यूम उठा लो 1 मोल वाला, ठीक है। वॉल्यूम कुछ कंटेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करेगा वही वॉल्यूम आपको यहाँ पे यूज करना है। एनी कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ तक समझ में आया सबको, एक बार बता दो। तो बच्चों यहाँ पे बन गया है लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को, सिंपल सा फॉर्मूला है के बेटा, यहाँ से के हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। के का मतलब क्या है, के का मतलब है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो बहुत सारी अलग अलग डाटा देके आपको मिक्स करेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेल कांस्टेंट कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे इसके ऊपर, तो बात आपकी बन जाएगी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभार, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ट्रिकी। आजकल लोग ट्रिकी क्वेश्चंस को ना डिफिकल्ट बोलते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि दिमाग में नहीं बैठ पाता है इसलिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर। अरे बेटा, अब वो सोच रहे हैं कि सर 100/m कैसे आया, बेटा 100/m कुछ नहीं है यार। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन लीटर। अरे होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, मैंने बोला ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट n, भाई मोल तो आपका 1 ही है, तो m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई bl। कोई कंफ्यूजन, अरे कोई भी नहीं बेटा, यहाँ तो समझ में आया सभी को। वॉल्यूम को इधर लेके आओ तो 1/m हो जाएगा, bl इज इक्वल टू 1/m। कोई कंफ्यूजन, अरे किसी को कंफ्यूजन नहीं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, के इंटू बी करते हैं, याद करो जरा, अभी फॉर्मूला में क्या किया था, के इंटू बी किया था। अरे भाई लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू बी। अब बी सामने आ गया कि नहीं आ गया। अगर एमएल में यहाँ पे यूज करते हैं, एमएल में अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ मुझे। मॉडिफाई करने में क्या होगा, बी एम एल इज इक्वल टू, इधर मैं क्या लिखूं 1/m। लेकिन अगर इसको आप वॉल्यूम, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है, आपको पता है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में अगर इसको डिफाइन करो 1 ml में डिफाइन करो, तो 1000 का मल्टीप्लाई बच्चों करना पड़ेगा। तो मतलब ये अगर इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाओगे तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई m इंटू 1000, यही तो होता है। और उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अरे बी की जगह, अगर बी की जगह ये रख दिया ना, सिंपल 1000 डिवाइड बाई m। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया सभी को। लास्ट पॉइंट बच्चों आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बच्चों जहां जहां पे आता है इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टर्म जब भी यूज करना है तो मोलर वर्ड जब यूज करते हो 1 मोल आता है,
जब इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो बच्चों आती है नॉर्मलिटी। क्या आती है? नॉर्मलिटी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एन। वहां पे क्या था? मोलरिटी था। डेरिवेशन वैसे ही पूरा डेरिवेशन उसी तरीके से होगा, ठीक है। नॉर्मलिटी यहाँ पे आ जाएगी, वहां पे मोलरिटी। आपको पता, मैंने मोलरिटी के साथ बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इंटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ पे एम था, यही था फॉर्मूला। बस डिफरेंस क्या है नॉर्मलिटी का और मोलरिटी का? जब इक्विवेलेंट आएगा तो आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है, नॉर्मलिटी यूज करना है। जब मोलर वर्ड आएगा तो बेटा आपको मोल्स यूज करना होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी? अरे पूरी यूनिट निकाल पाओगे? की यूनिट आपको पता है, तो मैं पूरी यूनिट निकालूं तो यहाँ से हो जाएगा ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। आप इसकी यूनिट निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? अरे बच्चों यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? परफेक्ट। एक न्यूमेरिकल लिया जाए, बताओ सभी लोग। अरे इक्विवेलेंट क्लियर हो गया, सिर्फ नॉर्मलिटी यूज करना है, नथिंग एल्स। न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, चलो आपके लिए न्यूमेरिकल बच्चों लिया मैंने, ध्यान दो। फॉर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, फॉर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन resistance of electrolyte is दे रखा है 32 ओम, ठीक है। if distance between electrodes is 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों 1.8 सेंटीमीटर एंड उसने सरफेस एरिया भी दे दिया। तो भाई साहब जो एरिया है उसकी आपको वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट बेटा प्लीज सेम रखना, ठीक है, यूनिट में नहीं कि मीटर में सेंटीमीटर में गलत कर दोगे। अब इसके बाद आपसे पूछा इसमें कैलकुलेट करना है, पहला सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेल कांस्टेंट क्या होगा। सेकेंड बेटा पूछा गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब की, और इसने तीसरा पूछा है लैम्डा इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पे उसने पूछा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, चलो कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक तो होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। ये उसने 3 टर्म पूछे हैं, लगाओ जल्दी से आंसर क्या होगा। सेल कांस्टेंट तो आसान है, सेल कांस्टेंट का मतलब L/A हो जाएगा, L डिवाइड बाई ए। एल आपको दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे दे रखा है 5.4, डेसिमल बाहर निकल जाएगा सीधा, ये 1/3 आ जाएगा। और ऊपर क्या है सेंटीमीटर, नीचे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। तो आप इसको रिजल्टेंट सॉल्व कर सकते हो, 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स। हो सकता है डेसिमल में दे रखा हो तो वैसे आप लिख लेना, ठीक है। पहला क्लियर। सेकंड वाली बात करते हैं कैपिटल के। कैपिटल के का मतलब बच्चों क्या है, का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था। भाई साहब यहाँ पे बाकी कोई डाटा तो है, तो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। आपके पास आर की वैल्यू पता है क्या, आर पता है आपको 32 हो, तो हम लोग कैपिटल के इक्वल टू क्या होता है सी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, पढ़ा था हम लोगों ने, सेल कॉन्स्टेंट। अब कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसलिए। तो सी का मतलब बेटा 1/r हो जाएगा, इंटू सेल कॉन्स्टेंट निकाला हम लोगों ने कितना 1/3। आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 1 डिवाइड बाई कितनी 32 हो इंटू 1/3। वैसे इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा बेटा आपका के का। अब लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। नॉर्मलिटी पता नहीं है, पता है क्या, नॉर्मलिटी तो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे निकाला जाए, है क्वेश्चन में। अरे हाँ इधर रखा डेसी नॉर्मल, बिल्कुल सही, डेसी नॉर्मल है। तो डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये पढ़ाया था मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। डेसी नॉर्मल का मतलब 0.1 या 1/, 0.1। तो कैपिटल के की वैल्यू जल्दी बताओ। अरे समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, हो जाएगा सॉल्व सभी से। अरे बता दो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये के की वैल्यू आ जाएगी सोलर को, तो 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा 6, ये 96 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 96, ठीक है। और सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे के की वैल्यू पता चल गई है, उसको हम यहाँ पे उठा के लेके आएंगे। और एन की वैल्यू आपको ऊपर से मिल गई है, बस इसको सॉल्व करेंगे 1000 ऊपर रहेगा, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ बच्चों।
यस, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टेंस और बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों के अंदर हमारा बेसिक रिलेशन क्या है? तो देखो बेसिक रिलेशन बच्चों सिंपल सा है, हम इसको जो बैलेंस फैक्टर है बस उसी का ही डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। अगर मैं लैम्डा एम को लिखूं सिंपल सा, तो आप क्या लिखोगे सर, के इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। लैम्डा इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, मैं रेशियो निकाल देता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से के इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी होगी, है ना भाई, इक्विवेलेंट है ना तो नॉर्मलिटी यूज करेंगे, और आपका यहाँ पे मोलरिटी बार तो आपका मोलरिटी यूज करेंगे। क्या कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, हो गए कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा है, एन बाई एम बचा इक्वल टू एन बाई एम, और यही तो बचेगा भाई, एन बाई एम। क्लियर, नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, वॉल्यूम, हम लीटर में डिफाइन करते हैं बिल्कुल, डिवाइड बाई मोलरिटी कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी लीटर, दोनों लीटर लीटर कैंसिल हो गया दोनों, क्या बचा है उसको लिख लो। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, वो भी आप लिखना सीख लो। हाँ, जो भी मास है ग्राम, जो भी गिवन होगा, गिवन मास गिवन ग्राम, डिवाइड बाई नीचे क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है ना, डिवाइड बाई नीचे अगर मैं यहाँ पे मोल्स को लिखना चाहूँ तो मोल्स को कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास जो भी ग्राम में होगा, ग्राम डिवाइड बाई नीचे क्या होगा आपका मोलर मास, तो मास से ग्राम, ये मास मास कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी सिर्फ बचेगा इक्विवेलेंट मास डिवाइड मोलर मास, यही बचेगा। अरे समझ में आ रहा है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये टर्म आपको यहाँ से मिल जाएगी, मोलर मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। ये टर्म को बता दे रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे आ गए आपके, ठीक है। अच्छा, जब इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं भाई, इक्विवेलेंट मास को जब लिखते हैं तो बैलेंस फैक्टर को डिफाइन करते हैं, तो हमने कहा ना ग्राम तो मोलर मास डिवाइड बैलेंस फैक्टर, मोलर मास तो मोलर मास रहेगा भाई, मोलर मास तो मोलर मास रहेगा, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास भी मोलर मास डिवाइड बाई उसका जो बैलेंस फैक्टर होगा, तो मोलर मास से मोलर कर दो एक्स। अरे भाई बैलेंस फैक्टर तो बचा, तो अब यहाँ पे सीधा लेके आ जाओ, ये टर्म आ गया, इसके सामने क्या बैलेंस फैक्टर, अगर इसके सामने बैलेंस फैक्टर तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स फैक्टर या बैलेंस फैक्टर। रिलेशन इसको उठा के लेके जाओ तो एम बचेगा लैम्डा एम इज इक्वल टू बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर जो होगा एक्स इनटू आपका हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपका बेसिक सा रिलेशन हो गया। तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे बता दिए। बैलेंस फैक्टर आपको पता है, एसिड के लिए हम जो बेसिसिटी यूज करते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइजेबल, बेस के लिए बेटा हम एसिडिटी वर्ड यूज करते हैं, नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो आयोनाइजेबल होते हैं, सॉल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, जो भी आपके चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ले लो और या फिर आपके नेगेटिव चार्ज ले लो। यहाँ तक बात समझ में आती, कोई कंफ्यूजन नहीं, यस क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों जो कंडक्टेंस है उसमें वेरिएशन की बात करते हैं, कि अगर मैं डाइल्यूशन को इंक्रीज करता हूँ, पानी को डालता हूँ, आपको डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेके आता हूँ, तो उस केस में अगर मैं वेरिएशन करता हूँ, है ना, आपकी अगर मैं सॉल्वेंट का वेरिएशन करता हूँ, डाइल्यूशन वाला केस लेके आता हूँ, या कंडक्टिविटी लेके आता हूँ, कंडक्टेंस लेके आता हूँ, उसमें मोलर कंडक्टिविटी लेके आता हूँ, उसमें हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेके आते हैं, तो डाइल्यूशन करने के साथ यहाँ पे कौन सी वैल्यूज किस किस तरीके से अफेक्ट होती हैं, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। थैंक यू।